नमस्कार दोस्तों, जो लोग प्राइम मिनिस्टर को अपना भगवान मानते हैं, वो हमारे लिए अवतार है, वो साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री देश के भगवान विष्णु का अवतार है। या आप मोदी जी को अपना दिल दे बैठे होंगे। हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और हम उनके ऊपर दिल दे बैठे। डेमोक्रेसी पे अगर डिस्कस करना है तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी आखिर होता क्या है। डेमोक्रेसी का लोग मतलब समझते हैं कि रेगुलरली इलेक्शन होते हैं, चुनाव होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ रेगुलरली इलेक्शन भी होते हैं और वहाँ पे 100% वोट भी पड़ता है, लेकिन वो कोई डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है। अगर बात रही डेमोक्रेसी शब्द की, तो मैं आपको यह चीज बताना जरूरी समझता हूँ कि डेमोक्रेसी शब्द नॉर्थ कोरिया के जो ऑफिशियल नाम है उसमें भी आता है, लेकिन अगर वास्तव में अगर देखा जाए तो वो कोई डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है, वो एक डिक्टेटरशिप कंट्री है। निर्वाचन आयोग ने साफ साफ कहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपने प्रचार प्रसार के दौरान किसी भी प्रकार का इंडियन आर्मी को लेकर वोट नहीं मांग सकती। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट गुड़गांव में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है। यहाँ तक माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि ये पुलिस और आर्मी जो है हमारे मोदी जी की सेना है। मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। इस भाषण के बाद उनके ऊपर कंप्लेन दर्ज कराई गई, लेकिन इस कंप्लेन को 21 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। 21 दिन बाद इस पे अगर कार्रवाई की जाती है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा इसे क्लीन चिट दी जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है, आपके पास पावर हो तो निर्वाचन आयोग को भी आप अपने अंडर में करके चला सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने एक नियम ये भी लागू करके रखा हुआ है कि कोई भी अगर एमपी सीट से और एमएलए सीट से अगर चुनाव लड़ता है तो एमपी सीट से 95 लाख रुपए पर सीट पे खर्च किए जा सकते हैं। मोदी जी ने 437 सीटों से चुनाव लड़ा था, जिसको अगर कैलकुलेशन किया जाए तो आता है 415 करोड़, जबकि यहाँ पे इतने अमाउंट है, सोचने वाली बात है। आपको एक बहुत मजेदार चीज बताता हूँ, अगर आप कभी भी नोटिस करेंगे, अगर बीजेपी के द्वारा अदर पार्टी के किसी कार्यकर्ता को अगर उसको गलत चीजें बोली जाती है, ये यहाँ पे गलत किए, ये सब यहाँ पे लूटे हैं या ऐसे चीजों किए हैं, अगर वही आदमी वही पार्टी अगर वही व्यक्ति वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है तो कुछ ही दिनों बाद आप देखते हैं कि उसके ऊपर जितने भी काले चिट्ठे बने रहते हैं और जो भी चीजें उनके ऊपर दिखाई गई रहती हैं वो कुछ ही दिन में वो गायब हो जाती है और साफ उनको दे दिया जाता है कि इन्होंने कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं किया, सब कुछ इनका क्लीन है। इस पे एक पोएम भी बना था, आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे क्या बनाया गया था। आपको हेमंत बिस्व शर्मा तो याद ही होंगे, जो वो कांग्रेस में पहले ज्वाइन किए थे और उनको ऊपर बीजेपी के द्वारा बहुत से लांछन लगाए जाते हैं कि शारदा चीट फंड में इन्होंने बहुत सारे स्कैम किए, जो बहुत सारे वहाँ पे पैसे लूटे। लेकिन 2015 के बाद जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके ऊपर जितने प्रकार के स्कैम थे वो सभी चीज़ें हट जाती हैं। उसके बाद भी उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, 7 से 8 एलिगेशन लगाए जाते हैं। इनके 7 एलिगेशन में से किसी के ऊपर जाँच नहीं बैठाई जाती, और अगर मैं आपको गिनती गिनाने बैठ जाऊँ ऐसे लोगों की बहुत समय बीत सकता है। लेकिन आपको जल्दी में कुछ नामें बता देता हूँ जो लोग ऐसे वॉशिंग पाउडर मशीन में घुसे हुए हैं और ऐसे से घपलाबाजी किए हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, येडियुरप्पा, प्रवीण दारेकर, हार्दिक पटेल, अजित पवार। बीजेपी में अगर सबसे अगर पॉलिटिक्स लीडर की अगर बात की जाए तो अटल जी की मैं बात करूंगा। उनको मैं दिल से सल्यूट करना चाहूँगा। वो जब भी कार्यरत रहे और जब भी उनका कार्यकाल जब तक का रहा, वो बहुत अच्छी उन्नति की और साफ दिल के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने भाषण में एक बार ये कहा था कि पॉलिटिक्स में अगर भ्रष्टाचारियों का अगर उपयोग किया जाए, अगर उनकी मदद करके राजनीति किया जाए तो ऐसे राजनीति को मैं चिमटे से भी पकड़ना मंजूर नहीं करूँगा। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करूँगा। नितिन गडकरी जी से एक बार पूछा गया था कि सभी पॉलिटिक्स जो अलग अलग पार्टी के लोग रहते हैं, जब आप में सम्मिलित होते हैं तो उनके जितने भी प्रकार के लालचन और अलग अलग जो चीज़ें उनके ऊपर लगाए गए रहते हैं वो कैसे साफ हो जाते हैं। तो वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक जवाब देते कि इको साबुन है। बीजेपी वाला जो साबुन है सबको साफ कर देगा वॉशिंग मशीन। इको फ्रेंडली साबुन है। आपसे अगर मैं पूछूं कि मीडिया का कार्य क्या रहता है, तो मीडिया का कार्य ये रहता है कि जो देश में चल रहे हैं अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, जो चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों को पब्लिक के पास पहुंचाए, उनको जागरूक करे। लेकिन आज के समय अगर देखा जाए तो बुरी चीज़ें भी जो होती हैं बीजेपी के द्वारा, उनको वो इतने अच्छे से मतलब कन्वर्ट कर देना, लोगों के सामने प्रदर्शित करना, जबकि वास्तविकता में इसके अंदर कोई भी उतनी सच्चाई नहीं रहती है। इसकी हर माँ ये चाहती है कि
उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सलूशन है। ये मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। पीएम नंबर 1। वो समय याद है जब दूरदर्शन में एक ऐसा समय हुआ करता था जब दूरदर्शन टीवी चैनल पे दो अपोजिट पार्टी आपस में बैठकर किसी भी मुद्दे को लेकर आपस में बात छेड़ते थे और उसके ऊपर समाधान, निवारण और कारण को जानते थे। लेकिन आज समय वो ऐसा हो गया है जब कोई अपोजिट पार्टी अगर उनके ऊपर किसी भी सवाल को उठाती है तो वहाँ से उनके सामने से माइक लेकर हटा दिया जाता है कि कहीं ना ऐसा हो कि पोल खोल दे हमारी बातों का। आपने ये ऐड टीवी में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कि पापा मोदी जी ने तो वार रुकवा दिया, लेकिन क्या इसमें कितनी सच्चाई आप जानते हैं? भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इनके आईटी सेल, सोशल मीडिया, गोदी इन्फ्लुएंसर्स सब ने इस झूठ को बार बार दोहराया। रविशंकर प्रसाद ने कहा 3 घंटे के लिए वॉर रुकी थी, राजनाथ सिंह ने कहा 4 से 5 घंटे के लिए, और अमित शाह के अनुसार तो वॉर 3 दिन के लिए रुक गई। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अगर कोई एक्चुअल स्टूडेंट मीडिया वालों के सामने आकर सच बोलने की कोशिश भी करता तो मीडिया वाले कैमरा नीचे कर देते। कुछ इस तरीके से अपने फेलियर्स को भी अचीवमेंट्स की तरह दिखाया जा सकता है। सच क्या है यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारा मीडिया तो हमारी गोदी में बैठा है। अगले साल देखना है थोड़े से और पैसे ठूस कर इस पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनवा देंगे कि कैसे मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। अभी भी समय है दोस्तों, आंखें खोल लो। अटैक को रोक दिया गया मोदी जी के कहने पर, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वहाँ के स्टूडेंट के द्वारा ही समझते हैं। जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी। यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, कोई अपना काम नहीं कर रही है। इसमें गलती हमारी। जो मीडिया जो लोग रहते हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं कितने अच्छे तरीके से पब्लिक का ब्रेन वॉश करते हैं लोग। जितनी भी गलत और सही चीज़ें रही हैं अधिकांश तौर पर मैं जो भी चीज़ें समझ में आए उन सब चीज़ों को आपको बताने की कोशिश किया हूँ। हालांकि अगर कोई ऐसी चीज़ जो नहीं इसको जो आपको वीडियो में नहीं समझा पाया हूँ तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कोई अगर ऐसा वीडियो आए तो मैं आपको उसमें अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को भी क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। आपको ये भी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।